नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। आज के बुलेटिन की शुरुआत 3 बड़ी खबरों से। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज का ऐतिहासिक ध्वजारोहण, जिसने पूरे देश में उत्साह का माहौल बनाया। उधर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की बमबारी से तनाव फिर बढ़ गया है और इसी के साथ उठ रहे सवाल कि क्या आने वाले वक्त में एशिया की जियोपॉलिटिक्स में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया के सुधरते रिश्ते। क्या ये सब एक नए जियोपॉलिटिकल बदलाव का संकेत दे रहे हैं? और तीसरी बड़ी खबर, इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठ रही राख का बादल भारत तक पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली और कई शहरों में उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इन तीनों अहम घटनाओं का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि आज अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज को औपचारिक रूप से फहराया, जो राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरे होने का प्रतीक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और महत्वपूर्ण पल की साक्षी बन रही है। राम जन्मभूमि मंदिर की पूर्णता का उत्सव मनाते हुए ये ध्वज फहराना अनोखा और दिव्य है। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग मंदिर नहीं आ पाते, वो दूर से ध्वज को प्रणाम करते हुए भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस अवसर को विश्व भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय क्षण बताया और सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आज का ये शुभ दिन उन संतों, वीरों और श्री राम भक्तों के संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन दे दिया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विवाह पंचमी का दिव्य संयोग इस उत्सव को और पवित्र बना रहा है। साथ ही कहा कि ध्वज फहराना इस सत्य की ऐलान है कि धर्म का प्रकाश अमर है। अयोध्या में ध्वजारोहण को देखते हुए शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर नगरी में 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें एटीएस कमांडो, एनएसजी स्नाइपर, साइबर एक्सपर्ट्स और विशेष तकनीकी टीमें शामिल थी। पूरे मंदिर परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम और एडवांस सर्वेलांस टेक्नोलॉजी से निगरानी की जा रही थी। साथ ही सीनियर ऑफिसर्स भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की निगरानी कर रहे थे, जबकि बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, वीवीआईपी प्रोटेक्शन यूनिट्स, फायर कर्मी और रैपिड रिस्पांस टीम भी तैनात थी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तान की ओर से एक बार बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने उस वक्त का इंतजार किया जब लोग अपने अपने घरों को लौट चुके थे और सो रहे थे। दोनों देशों के बीच बीते कुछ वक्त से तनाव की स्थिति बनी हुई है और अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक रात करीब 12 बजे पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हुए, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई। साथ ही तकरीबन 5 नागरिक जख्मी हुए। उन्होंने बताया है कि हमले खोस्त और कुनार पख्तिका जैसे इलाकों में किए गए, जहां जान माल का काफी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त प्रांत के मगलई इलाके में पाकिस्तान की फौज ने एक नागरिक के घर पर जोरदार बमबारी की, जिससे 5 लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक महिला की मौत हो गई है और घर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी बीच अब तालिबान ने भी धमकी दी है कि वो सही समय आने पर पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पिछले कई महीनों से चल रहा है। सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर हमला किया गया था। धमाके में कुछ सैनिकों की मौत हुई थी और इस हमले में पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इससे ठीक पहले पाकिस्तान के हाई कोर्ट के सामने भी ऐसा ही धमाका हुआ था, जो कार ब्लास्ट था। इसमें भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के मुताबिक ये हमले टीटीपी की ओर से किए गए थे और इसी वजह से तालिबान पर पाकिस्तान ये कार्रवाई कर रहा है। वहीं इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी की थी। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे आम नागरिकों की जान गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। काबुल तक पाकिस्तान सेनाओं ने बमबारी की थी। हालांकि इस बीच बात सीज़फायर तक जरूर पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले फिर भी जारी रहे। लेकिन सवाल यह है कि एक दूसरे पर हमले करने का ये दौर कब तक चलेगा। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हवाई हमले किए जाते हैं। वहीं अफगानिस्तान की सरकार इस बात से इनकार करती रही है। अफगानिस्तान का कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शिकायतें और अनसुलझे मुद्दे।
आरोप और फिर हमले ये बीते कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत इस ओर इशारा करती है कि तालिबान सरकार और भारत सरकार के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी अक्टूबर 2025 में भारत आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। दारुल उलूम देवबंद भी पहुंचे थे और आमिर खान मुत्तकी 7 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद किसी भी तालिबान लीडर का यह पहला भारत का दौरा था और तभी से यह चर्चा तेज हो गई थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब रिश्तों में सुधार हो सकता है। तालिबान सरकार की भारत के लिए नरमी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई मुलाकात में अफगानिस्तान का कहना था कि वो भारत को अपना दोस्त मानता है और वो दोस्ती की लाज रखते हुए अपनी धरती पर कभी भारत विरोधी गतिविधियों को इजाजत नहीं देगा। क्या ये बात एशिया की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय बनाएगी? इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गहराता संकट, एक दूसरे को टारगेट करना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्या ये बातें एक नए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की ओर इशारा कर रही हैं? अब रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटने से कई देशों में हड़कंप मच गया है और भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। दरअसल इसके राख के बादल भारत की ओर बढ़ने की खबर ने लोगों में दहशत फैला दी है। इतना ही नहीं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने उड़ानों को लेकर बड़ा कदम उठाया है और इस संबंध में इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान एजेंसी इंडिया मेट स्काई ने सोमवार देर रात अपने एक्स हैंडल पर एक अपडेट जारी किया। इसके मुताबिक इंडोनेशिया के किसी सक्रिय ज्वालामुखी से निकला ऐश प्लग अब ओमान अरब सागर क्षेत्र से होते हुए उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसका असर कुछ इस तरह है कि दिल्ली, जयपुर समेत कई शहरों में उड़ानों पर असर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस राख के बादल के कारण आसमान में हलचल देखने को मिली है और विजिबिलिटी कम हो चुकी है। यात्रियों को अलर्ट किया गया है। पायलटों को सलाह दी गई है कि वो इंजन के किसी भी अजीब व्यवहार या फिर केबिन में किसी तरह की गंध की तुरंत रिपोर्ट करें, जबकि डिस्पैच टीमों को मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। भारत में अलर्ट जारी किया गया है। राख के गुब्बार के भारत की ओर बढ़ने से दिल्ली समेत कई उत्तरी राज्यों के एयर स्पेस पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हांगकांग, दुबई, जद्दा, हेलेंस्की, काबुल और फ्रैंकफर्ट जाने वाली उड़ानों में देरी हुई। इंडिगो, अकासा एयर ने अपने ऑपरेशंस में भी बदलाव किए हैं। एयर इंडिया ने भी कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना का राजधानी दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली, जो यूं भी बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी की समस्या से जूझ रही है। दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथियोपिया में हुई इस बड़ी प्राकृतिक घटना से दिल्ली वासियों को कितना खतरा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये प्लम खासतौर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ है, जबकि ज्वालामुखी की राख की मात्रा कम से कम मीडियम लेवल की है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बादल का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के मध्य स्तर यानी कि मिड लेवल एटमॉस्फेयर में है और जमीन की सतह तक नहीं पहुंच रहा है। हालांकि ये फिर भी एक चिंता की बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरी घटना के चलते खास उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस संबंधी बीमारी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, एस्थमा, COPD के पेशेंट्स को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी गई है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद फटा है। विस्फोट के दौरान राख का गुब्बार 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा और राख का विशाल गुब्बार अब भारत तक पहुंच चुका है। राख का यह गुब्बार सबसे पहले गुजरात में दाखिल हुआ और राजस्थान, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैल गया। बाद में यह हिमालय क्षेत्रों तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना एयर क्वालिटी और मौसम पर असर डाल सकती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि यह एक बेहद दुर्लभ घटना है और इसका असर लंबे वक्त तक महसूस किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राख का गुब्बार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की ओर बढ़ रहा है और 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैल रहा है। इस राख में ज्वालामुखी की धूल, सल्फर गैस और कांच और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये चीजें हवा को बहुत खराब कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल की पहाड़ियां, हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी इस घटना से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि प्लम का कुछ हिस्सा हिमालय से टकरा सकता है, जिससे SO2 का एक हिस्सा नीचे उतर सकता है। इसके बाद ये बादल आगे चीन की ओर चला जाएगा।
तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।